प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज हम अपरदन चक्र, और वो भी चूँकि पहले हम विलियम मॉरिस डेविस के अपरदन चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान जो हैं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, पैंक, उनका भूआकृतिक तंत्र सिद्धांत, उसके बारे में हम जानेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको जानकारी है, मॉरिस अमेरिकी थे। अंग्रेजी में उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे और बहुत प्रसिद्धि भी पाई, और बहुत सरलीकृत तरीके से उन्होंने हमें अपरदन चक्र की संकल्पना को समझाया। लेकिन दूसरी तरफ जो वाल्टर पैंक हैं, ये जर्मन विद्वान थे और इन्होंने डेविस का विरोध किया, क्योंकि डेविस का तो समय आधारित एक विकास मॉडल था। पैंक ने कहा, समय आधारित मॉडल नहीं, बल्कि मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, उसके विकास की उन्होंने बात की। विकास को उन्होंने माना जर्मन भाषा में एंटविक्लुंग, जिसका अर्थ होता है अनफोल्डिंग, किसी चीज़ का खुलना, बढ़ना। तो इसकी निरंतर प्रक्रिया उन्होंने इसको माना। पैंक के डेविस के सिद्धांत को कल्पनातीत बताया, उन्होंने भ्रामक बताया, असंभव भी कहा। अब पैंक के जो विचार हैं 1924 में उनकी मृत्यु के बाद 1924 में, और वो भी जर्मन भाषा में प्रकाशित हुए। और जर्मन भाषा कठिन भाषा शैली, ठीक से समझना सबके लिए एक परेशानी। पैंक की मान्यता थी कि बाहिरजात प्रक्रम और आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन का जो विकास है, उसके कारणों की व्याख्या हम कर सकते हैं। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति का जो स्वरूप है वो विवर्तनिक क्रिया है। इसलिए स्थलाकृति के लक्षण और विशेषताओं के आधार पर उन विवर्तनिक शक्तियों का पता लगा सकते हैं हम। दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र की भूआकृतिक विशेषता उस क्षेत्र की विवर्तनिक संचलनों पर निर्भर है, उसका प्रतिफल है। तो पैंक ने कहा कि स्थल रूपों का जो विकास है वो समय स्वतंत्र है। धरातल, संचलन और अनाच्छादन, इन तीनों प्रक्रमों का प्रतिफल होता है। इस तरह से स्थल रूपों का जो विकास है उसका नियंत्रण विवर्तनिक उत्थान की दर और नदी के द्वारा निम्न कटाव की दर से संबंधित होता है। पैंक ने डेविस की अवस्था संकल्पना के विपरीत स्थलखंड को सापेक्ष उत्थान की प्रावस्था
और निम्नीकरण के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल बताया है। उनके अनुसार जो उत्थान है और अपर्दन है दोनों साथ साथ चलते हैं। उत्थान और उसका निम्नीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। जबकि डेविस ने ऐसा नहीं कहा था। उत्थान की जो दर है वो समय के अनुसार अलग अलग होती है। अब पैंक ने डेविस की 3 अवस्था जो उन्होंने बताई थी ना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इनको हटा दिया और इनकी जगह कहा उत्थान की दर गति। इसको उन्होंने अपनाया और इसको 3 में बांट दिया, जो समय या अवस्था की सूचक नहीं बल्कि स्थल रूप के विकास की द्योतक होगी। जी हाँ, पैंक ने समान संरचना वाले फैलते हुए गुंबद को अपर्दन चक्र का आधार माना, जो प्राइमर रंप कहलाता है। प्राइमर रंप आरंभिक भूआकृतिक इकाई होता है। इसके ऊपर उत्थान और निम्नीकरण की अलग अलग दरों से स्थल रूपों का विकास होता है। इस स्थलखंड पर उत्थान और निम्नीकरण होने से स्थल रूपों का विकास होता है। प्राइमर रंप का उत्थान अलग अलग दरों से होता है, लेकिन शुरुआत में मंद गति से और लंबी अवधि युक्त होता है। इसके बाद तीव्र गति से होता है और बाद में समान दर से उत्थान होता रहता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और फिर तो उत्थान समाप्ति हो जाता है लास्ट में। इन ड्रम्प, जैसे डेविस ने कहा था पेनी प्लेन लास्ट में बचता है, तो पैंक ने कहा इन ड्रम्प। ये अंतिम स्वरूप बताया उन्होंने, जो कि अवतल ढाल या हाल्डेन गैंग के रूप में दिखाई देता है। अब देखिए, पैंक ने माना कि प्राइमर रंप और एंड रंप ऊंचाई और उच्चावच की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन प्राइमर रंप उत्तल ढाल वाले स्थलखंड के आरंभिक अवस्था का और जो एंड रंप है वो अवतल ढाल वाले अंतिम अवस्था का सूचक है। तो इस तरह से पैंक ने स्थलाकृति के उत्थान की दर इस तरह से बताई है। नंबर 1, ऑफ स्टैगेंट एंट्विक्लोंग, यानी उत्थानागत विकास। ये इन्होंने जर्मन भाषा का इस्तेमाल किया है, आफस्टागेंट एक्ट्विक्लुंग, लेकिन हिंदी में हम कहेंगे इसको उत्थानागत विकास। ये पहली दशा है। इसमें अंतर्जात बल काम करेंगे और जो स्थल रूप है उसका तेज गति से विकास होगा। और शुरुआत में जो स्थलखंड है वो धीमी गति से उठेगा, लेकिन कुछ समय के बाद उत्थान की दर तेज हो जाएगी और इस उत्थान के कारण जो जलमार्ग है, ढाल, प्रभावेग, गतिज ऊर्जा, इनमें वृद्धि हो जाएगी और जो नदियां हैं वे तीव्र गति से लंबवत अपर्दन करेंगी, यानी नीचे की ओर कटाई करेंगी, अपर्दन करेंगी। ये उत्थान की दर और अपर्दन की दर से अधिक होगी, इसलिए गहरी सक्रिय वी आकार की घाटी बनेगी, गॉर्ज बनेंगे, कैनियन बनेंगे। ये सारी चीज़ें इसी से बनेंगी। साथ में स्थलखंड की जो कुल जो ऊंचाई है वो भी बढ़ जाएगी।
इस तरह अधिकतम जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो ज़्यादा होगी, तो बढ़ती दर से विकास होगा। यानी इसका परिणाम यह है कि निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ेगी। दूसरी जो स्टेज इन्होंने बताई है वो है ग्लीश फार्मिक एट्रिक्लुम, यानी यथा स्थितिक विकास, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। ये जो स्थलखंड के उत्थान की मध्यम समान विकास की प्रावस्था है, उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के आधार पर इसके 3 हम उपावस्था बना सकते हैं। पहली है बढ़ती दर से उत्थान और निम्नीकरण की दर में कमी, तो ऊंचाई में वृद्धि। इससे जल विभाजक की चोटियां और घाटियों की तली की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस तरह पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई में कमी आ जाएगी और घाटी के गहरा होने की दर बराबर होती है, इसलिए इसे यथास्थितिक विकास कहते हैं। दूसरी अवस्था है निरपेक्ष उच्चावच की वृद्धि दर और पतन दर। इसके समान रहने पर जो उच्चावच है वो स्थिर रहता है। अब वो स्थिर रहेगा क्योंकि जो पर्वत की चोटियां हैं वो निम्नीकरण और उत्थान की जो दर है वो बराबर रहेगी। तो उत्थान तो अब भी हो रहा है, लेकिन जितना उत्थान हो रहा है उतना ही अपरदन भी हो जाता है। तीसरी अवस्था जो सी अवस्था का है, वो उत्थान इसमें समाप्त होने लग जाता है, तो पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो कम होने लग जाती है। अब क्योंकि उत्थान का तो अभाव है और शिखर तल का निम्नीकरण की दर जो है वो बढ़ती जा रही है, तो घाटी तल के अपरदन की दर, ये दोनों समान होने से सापेक्षिक उच्चावच जो है वो समान रहता है इस प्रकार से। और जो तीसरी जो इन्होंने विकास जो बताया वो है अबस्टागेंट एंट्विक्लुम, यानी अवतलनगत विकास, यानी अब कम होता जाएगा। ये स्थलाखंड के अंतिम दशा होती है, घटती दर से विकास इसमें होता है और पार्श्ववर्ती अपरदन उसमें होगा लंबवत से ज़्यादा। नदी घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया जो है वो अधिक सक्रिय होती है और निरपेक्ष उच्चावच में तीव्रता से कमी आ जाती है और साथ ही पर्वत चोटियों की ऊंचाई में अपरदन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि ढाल और गतिज ऊर्जा में कमी के कारण घाटियों की तली का भी अपरदन कम हो जाता है। इस तरह से घाटी के पार्श्व ढाल में यानी निचले वक्र में समानांतर निवर्तन चलता है। अब पार्श्व ढाल के 2 हिस्से हैं। ऊपरी भाग का जो ढाल है वो खड़ा है, तीव्र है, तो पेंक ने इसको नाम दिया है बाशचुंजेन, यानी गुरुत्व ढाल। और निचला जो भाग है पार्श्व का उसे हाल्डेन हैंग, यानी कि अपर्दित ढाल। इस तरह से जो बाशचुंजेन है वो समानांतर निवर्तन के कारण शिखर की ऊंचाई में कमी आ जाती है, तो हाल्डेन हैंग लगातार बढ़ता जाता है और इस अवस्था के अंत में जो बाशचुंजेन है वो अपर्दित होकर के मात्र तीव्र ढाल वाली नुकीली शंकुआकार पहाड़ी बन जाता है और इन्हें नाम दिया जा गया इनसेलबर्ग। इन्हें इनसेलबर्ग कहा गया और आकृति विहीन अवतल ढाल युक्त ये जो स्थल रूप इंड्रम बन गया। तो ये पेनीप्लेन कहा है इसी को डेविस ने, तो पेंक ने इसको इंड्रम कह दिया। अब इसकी समीक्षा करने का हम प्रयास करते हैं। तो जो पेंक की जो विचारधारा है वो पहले बात हो चुकी है, कठिन जर्मन भाषा में छपाई हुई इसकी, और अंग्रेजी अनुवादकों ने अनुवाद भी किया तो वो गलत कर दिया।
व्याख्या और सही विश्लेषण नहीं हो पाया। अच्छा, अमेरिका और ब्रिटेन के विद्वानों ने इसका बहुत विरोध किया और इस कारण से अब पेंक की आलोचना करने वाले जो थे वो ज़्यादा हो गए और पेंक को का बचाव करने वाला कोई नहीं था। अब देखिए, पेंक ने निगमनात्मक उपागम को अपना लिया और खुद को किसी पूर्वाग्रह से सीमित नहीं रखा। दूसरा है, डेविस के भौगोलिक चक्र की तुलना में पेंक की जो संकल्पना है वो अग्रगामी दृष्टि से देखें तो वो पूर्ण है। तीसरा है कि पेंक की संकल्पना की सत्यता के बारे में बहुत सारे विद्वान शंकाएं अपनी व्यक्त करते हैं। ये तो विद्यार्थियों संभव है, क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग समय पर ये सिद्धांत बनाने का कार्य होता है और ऐसे में आवश्यक नहीं है कि सभी को संतुष्टिपूर्ण तथ्य इसमें मिल पाए। इसी प्रकार से पेंक ने हालांकि अपने तौर पर प्रयास किया और डेविस को तो देखिए अपर्दन चक्र का जनक मान लिया गया और पेंक ने मात्र डेविस का विरोध करने के लिए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऐसा लोगों ने सोचा। हालांकि पेंक ने जो व्याख्या की है काफ़ी रोचक ढंग से की है और इसका उत्थान, उसका निम्नीकरण की दर थोड़ा स्पष्ट नहीं है, तो थोड़ा भ्रामक भी कई बार लगता है। और पेंक क्योंकि भूवैज्ञानिक थे तो उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो भू आकृतिक इकाई की भूवैज्ञानिक इतिहास की व्याख्या करने का था। भूगर्भीय प्रमाणों में पेंक की आस्था है और मध्य आल्प्स में पेंक द्वारा वर्णित तृतीय चरण के प्रमाण भी मिले, खोजने पर मिले। पेंक के सिद्धांत में ज्यामितीय जटिलता ज़्यादा है और दीर्घकालिक जो निरंतर उत्थान की जो संकल्पना है प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य के बाद ये थोड़ी सी संदेहास्पद हो जाती है। इस प्रकार से पेंक की बहुत ज़्यादा आलोचना लोगों ने की कि भाई कारण ये भी है कि व्याख्या भी उनकी गलत प्रस्तुत की गई और गलत कठिन भाषा, गलत अनुवाद और भी कई कारण, राजनीतिक कारण से उनका विरोध भी इसी कारण से भी कर दिया गया कुछ लोगों ने तो। और एक कारण था कि भाई दीर्घकालिक मापक प्रणाली थी नहीं उस समय पर, तो इसके चलते भी दिक्कत आई है। तो किसी भी सिद्धांत की जो संरचना के विकास में तो तीन अवस्थाएं हैं, आध्यात्मिक, तात्विक और व्यवहारवादी। तो डेविस और पेंक के विचार जो है वो दूसरी अवस्था का परिचायक है, यानी कि तात्विक प्रकार के। और जो बाद में देखें नवीन सिद्धांत जो आए वो गिलबर्ट का गतिक संतुलन सिद्धांत आया। तो ये कई उदाहरण इसमें मिल जाते हैं। तुलना अगर करें डेविस और पेंक की, तो डेविस ने तो कहा कि जो दृश्यभूमि है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है, लेकिन पेंक ने कहा कि दृश्यभूमि उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर का परिणाम है। डेविस ने अपने चक्र में ढाल को महत्व नहीं दिया और पेंक ने लेकिन ढालों के विकास को महत्वपूर्ण बताया। डेविस ने उत्थान समाप्त होने के बाद अपर्दन आरंभ होता है ऐसा कहा। पेंक ने कहा अपर्दन और उत्थान दोनों साथ साथ होते हैं। डेविस का जो कार्य क्षेत्र था वो आर्द्र और शीतोष्ण प्रदेश था जहां बहता हुआ जल ज़्यादा प्रभावी है, अमेरिका। और जर्मनी, पेंक का था जर्मनी जो कि आल्प्स का चट्टानी संरचना वाला था। डेविस ने उत्थान की अवधि के बारे में जो बताया तो अमेरिका में बहुत कम समय में संभव होता है और पेंक ने कहा कि उत्थान का समय लंबा हो सकता है, जो कम मध्यम भी हो सकता है।
डेविस के अनुसार स्थलखंड के उत्थान की गति बहुत तीव्र होती है और पैंक के अनुसार स्थलखंड के उत्थान की दर एक समान कभी भी नहीं होती। डेविस के चक्र में 3 अवस्थाएं मिलती हैं, जिसमें पहली और दूसरी में उच्चावच बढ़ता है, तीसरे में कम होता है। जबकि पैंक के स्थलाकृतिक विकास में 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिसमें प्रथम में तो उच्चावच बढ़ता है और दूसरी, तीसरी, चौथी में स्थिर रहता है और अंतिम में 5वीं में जाके घटता है। डेविस के चक्र की अंतिम अवस्था में पेनिलेशन यानी पेनी प्लेन कहते हैं, समताप मैदान, समरूप वाला मैदान, और जो अवशिष्ट कठोर भाग बच जाएगा उसका नाम कहा मोनाडनॉक। और पैंक ने जबकि अंतिम अवस्था को कहा इंड्रम्प। तो चूंकि जर्मन भाषा में उन्होंने अपना काम किया था, डेविस ने आरंभिक और अंतिम अवस्था को आकृतिक रूप से अलग अलग मान दिया, जबकि पैंक ने कहा कि प्रारंभ और इंड्रम्प वो दोनों समान आकृतिक रूप में हैं। डेविस ने चक्र को 3 अवस्थाओं में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवा वृद्धावस्था में माना और पैंक ने अपर्दन चक्र में कोई अवस्था नहीं मानी। उन्होंने कहा आफस्तिजिंडे, ग्लीक फर्मीक और ऑक्सीजिंडे, यानी उत्थानगत विकास, यथास्थितिक विकास और अवतलनगत विकास। डेविस ने जहाँ कहा चक्र का आरंभ भिन्न मार्गों की संरचना के कारण होता है, तो पैंक ने कहा चक्र का आरंभ समान संरचना वाले गुंबद से होता है। डेविस ने जहाँ कहा कि डार्विन के विकास, जीव विकास का सिद्धांत ये उससे प्रभावित थे, लेकिन पैंक के साथ ऐसा नहीं था। पैंक ने भूभौमिकीय संरचना को ज़्यादा प्रभावी बताया। और डेविस जो है वो अपर्दन चक्र के जनक हैं, और जबकि पैंक जो है वो भूवैज्ञानिक हैं। इसके कारण से उन्होंने भूगर्भिक इतिहास की ज़्यादा व्याख्या की है।